वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आने वाला है आपको, और आप लोगों का जो पहला एग्जाम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। और जो सेमेस्टर 3 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बिजनेस फाइनेंस का है। तो आप लोग पहले वाले लेक्चर विजिट कर लो, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, हम हायर परचेज शुरू करेंगे। और हायर परचेज में और भी जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई करेंगे, उसको करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। इसी के साथ में आपको बता दें कि हमारे लखनऊ गुरुकुल के चैनल पे ये बैचेस ऑन गोइंग थे। टारगेट गुरुकुल के एप्लीकेशन पे आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या चीजें गोइंग थी, तो सारथी बैच जैसा कि हमारा चल रहा था। तो इस बैच में क्या था कि इस बैच में यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही थी विद फुल गाइडेंस। और यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हेंसमेंट हो रहा था, स्पेशल फोकस हो रहा था इन सारी चीजों पे, डाउट क्लियरिंग हो रहा था, प्रीवियस क्यू पीवाई क्यू भी सॉल्व कराए गए थे। और ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो आप लोग वहां पे विजिट कर सकते हो। बाकी जो मैं पढ़ाऊंगी ये नोट्स मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, आप वहां से जा करके विजिट कर सकते हो एक बार। मेरा नाम मुस्कान है, और मैंने अपना बीकॉम एम कॉम एलयू से ही किया हुआ है। और मैं इसी बैच का हिस्सा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स प्लस बिजनेस फाइनेंस। तो वहाँ के लेक्चर्स आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी को एजुकेटर मानसी है। मानसी का बीकॉम एम कॉम जो है इनका एलयू से हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वंडरफुल क्लास लेक्चर सीरीज तैयार करी है आप लोगों के लिए। आप लोग जाइए वहां पे विजिट कीजिए। और हायर परचेज हम लोगों को पढ़ना है आज। ये आपका यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो यस। तो जैसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हायर परचेज क्या होता है? देखो, हायर परचेज सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि इंस्टॉलमेंट मेथड से ये अलग है। ठीक है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मेथड से अलग है। क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं इसके? सबसे पहले तो हम हायर परचेज का ऑब्जेक्टिव जानेंगे, फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन है हायर परचेज का, नेचर क्या क्या है, और फिर उसके बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे। वेंडर के राइट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हायर परचेज क्या होता है, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, और असर्टेनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कैश प्राइस। मैडम इतना सब कुछ पढ़ेंगे? हाँ, हम लोग वीडियो में इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन चल रहा है, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे आप इसको स्टडी करने के बाद किस बारे में, पहली चीज कि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है ये आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन किस तरीके से इंटरेस्ट का होता है, और हायर परचेज एग्रीमेंट में किस तरीके से काम किया जाता है, ये चीजें आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद में आप एंट्री पास करना सीख जाओगे। ठीक है, किसकी बुक में? दोनों की बुक में, जो कि है परचेज, परचेजर और वेंडर। ठीक है, बात करेंगे इंट्रोडक्शन की।
तो सबसे पहले एक चीज समझो कि जो ये हायर परचेज का जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपका मान लो जैसे कि आपका टोटल प्राइस था मशीनरी का 5,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 5,000 रुपीज का आपने इसको खरीदना चाहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 5 इंस्टॉलमेंट में इसका प्राइस बंधा, 1,000 की पर इंस्टॉलमेंट गई। ये जस्ट एक सिचुएशन मैं बता रही हूँ। अब 1,000 रुपीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई, ठीक है। यहाँ पे जब तक आपकी 5th इंस्टॉलमेंट डन नहीं हो जाएगी, जो कि है 1,000 रुपीज, जब आपके पूरा पैसा डन नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्या, ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने की वजह से आपको कौन सा राइट मिला है, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपको यूज का राइट मिला है, यूज करने का राइट मिला है, ठीक है। मतलब आप जब भी इसको पढ़ोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे हायर परचेज का ओनरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अब जरा सा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें बेस क्लियर हो जाए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो लोग जिन्होंने मुझसे लेक्चर नहीं लिया था, कहीं और से पढ़ा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा सारी चीजों को, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बेहतर तरीके से रिवाइंड हो जाए, ठीक है। तो when the goods are sold, ठीक है, कभी भी गुड्स सोल्ड हुआ, परचेज में भी इधर मेक अ फुल पेमेंट, या तो फुल पेमेंट होगा या तो डिफर पेमेंट होगा, मतलब टुकड़ों में होगा, ठीक है। when the payment is deferred, the amount be paid on a monthly, quarterly और yearly installment, या तो ईयरली बेसिस पे होगा, या तो 6 मंथ के बेसिस पे होगा, या फिर 3 मंथ्स के बेसिस पे होगा। when the price article paid installment total amount paid is higher than the actual price ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ पे सिचुएशन आपको बताई जाएगी कि मान लो जितना एक्चुअल प्राइस था उससे ज्यादा आपने पे कर दिया है, तो वो इंस्टॉलमेंट द एक्सेस प्राइस ऑफ द चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। आप समझो, मान लो जैसे 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट का था, ठीक है, बट आपने हायर परचेज में उठाया, आपने वन टाइम पेमेंट ना करके आपने उसको क्या करा है, इंस्टॉलमेंट में उठाया। अब वहां पे आपको किस्त देनी पड़ी, किस्त के ऊपर आपका 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 110 रुपीज हो जाएगा। लेकिन हमारा प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था, ये था सीपी था 100 रुपीज। अभी 10 रुपीज क्या हो गया, या तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा या तो ये किसी तरीके का चार्ज हो जाएगा। डन, आगे बढ़ सकते हैं हम। Making the payment in a installment is a beneficial both seller and buyer। अब इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में देखो, बायर और सेलर दोनों लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं होती है, और ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे सहूलियत हो रही, क्योंकि उनको वन टाइम पेमेंट ना करके हायर परचेज सिस्टम को अपनाना ज्यादा आसान हो रहा है। इसके अलावा इवॉल्विंग मेथड्स और भी हैं, कि जैसे कि अगर इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट में अगर आपने ले लिया है कोई भी चीज को, जिसे MIS बोलते हैं, इक्विटी मंथली EMI बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपने अगर कोई चीज ले ली है तो वो तो और भी बेहतर है, क्योंकि आपको वहां पे ओनरशिप मिल रही है। बट स्टिल जब हम उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं तो हायर परचेज सिस्टम उतने टाइम के हिसाब से बेस्ट था, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम उतने टाइम के हिसाब से बेस्ट था। Seller is able sell more goods, the buyer can buy expensive item also। सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई कार चाहिए तो आपने क्या करा, आपने उसको इंस्टॉलमेंट में ले लिया, तो वो आपके लिए क्या, बेनिफिशियल हो गई। वही सिमिलर थिंग, आपने कार लेनी है, आपने हायर परचेज पे ले ली, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो गई। तो क्या इसमें ऐसा भी कुछ है कि अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो अगर कोई भी खर्चा हो जाएगा तो वो किसकी तरफ से बेयर करा जाएगा, वेंडर की तरफ से करा जाएगा, ठीक है। जो इंसान ओनर है, उस असेट का ओनर है, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं कर दी जाएगी, जब तक आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, तो आपको खर्चा कैसे उठाना है, आपको खर्चा नहीं उठाना है, वेंडर को खर्चा उठाना है, ठीक है। There are two system of the deferred payment, namely hire purchase system, ठीक है। एक तो hire purchase system हो गया, जो जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। दूसरा कौन सा, installment payment system। In this unit we will learn the detail of the hire purchase system, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट अगर हमारे पास में मान लो जैसे टाइम बचता है तो मैं इंस्टॉलमेंट मेथड समझा दूंगी, ठीक है। नेचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट,
क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है देखो, हायर परचेज एग्रीमेंट इज वन under which the buyer take delivery of the good of the promising to pay। हायर परचेज एग्रीमेंट सिंपली क्या होता है, एक इस तरीके का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेट मेंशन होगी, टाइटल मेंशन होगा, फिर उसके बाद में कितना अमाउंट परचेज करा जा रहा है, वो चीज कितने इंस्टॉलमेंट में डन होगा, कितना इंटरेस्ट होगा, दोनों की सिग्नेचर होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, करारनामा या एग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है, एग्रीमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे वो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे ये चीजें किनके बीच में, जब मान लो जिसे डिलीवरी करना है, ठीक है, ओनर अगर डिलीवरी दे रहा है, हायर परचेजर को गुड्स दे रहा है, तो उस कंडीशन में हायर एग्रीमेंट बनाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पेमेंट विल बी मेड इन अ इंस्टॉलमेंट, अगर आपकी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में की जा रही है तो भी यहाँ पे हायर एग्रीमेंट बनाना आवश्यक हो जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ हायर चार्ज दैट इफ डिफॉल्ट रिस्पेक्ट पेमेंट ऑफ द इवन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज मेड, ठीक है। अगर जब तक आपका एग्रीमेंट काम करता है, जब तक आपकी जो पेमेंट है लास्ट वाली नहीं हो जाती है, द सेलर विल बी इंटाइटल्ड टू टेक अवे द गुड्स विदाउट compensating hire purchaser in form and in all installment paid other condition fulfilled ownership of the good pass the buyer। ऐसा वहां एग्रीमेंट में मेंशन होता है। क्या मेंशन होता है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या मेंशन होगी, अगर आपका जो प्राइस है वो जो गुड्स है उसको डिलीवरी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, इंटरेस्ट एंड चार्ज अगर है तो वो भी मौजूद होता है। एंड अनदर कि आपका जो लास्ट पेमेंट जब तक मेड नहीं हो जाएगा तब तक ये एग्रीमेंट काम करेगा, राइट। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बताऊंगी, ठीक है। अप्रोक्स हमें 12 मिनट्स लगे इस सारी एग्रीमेंट की कंडीशन को समझने में। मैं इसको ऐसा किस लिए बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इसकी थ्योरी भी अटेम्प्ट करके आओ ना आप, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। आप थ्योरी भी अटेम्प्ट करके आओ तो भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए, इस वजह से मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। ओके देखो, हायर परचेज भी किसी ना किसी लॉ के अंतर्गत काम करता है। अब उसका लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। पहले तो हमें उसके लिए डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। कोई भी लॉ होता है उसके सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन गिवन रहती है। हायर परचेज का एक्ट कौन सा, हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें हायर परचेजर और हायर जो सेलर होता है उसकी डिटेल्स होती है, वेंडर की डिटेल्स होती है, ठीक है। possession of goods is delivered by the owner person condition that a such a agreed amount is a periodical installment। ये चीज मैंने ऊपर ही समझा दी है, ये डेफिनेशन जैसे लिखी है आपको वैसे ही लिख करके आनी, इस वजह से मुझे वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज गुड्स is passed to such a person or a payment last such a installment। A person has right to terminate the agreement time before the property so passes। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल सकते हैं हम कि पहली चीज है कि यहाँ पे ऑल पार्टी जो है इन्वॉल्व होती है, राइटिंग मस्ट होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है आपका राइटिंग मस्ट होना चाहिए। सेक्शन 4 में डिफाइन ये करा गया है कि जो आपका एग्रीमेंट बनेगा वो उसमें हायर परचेज प्राइस जरूर मेंशन होना चाहिए, गुड्स का हायर परचेज प्राइस, बिकॉज प्राइस अगर नहीं होगा तो आप किस चीज का इंस्टॉलमेंट पे करोगे। कैश प्राइस मौजूद होना चाहिए, इसी के साथ साथ डेट मौजूद होनी चाहिए वहां पे कि कब वो स्टार्ट हुआ है,
एंड फिर उसके बाद में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मौजूद होनी चाहिए, और एग्रीमेंट रिलेटेड अगर कोई भी सफिशिएंट कोई भी बातें हैं मैनर में लिखी जानी चाहिए तो वो चीज मेंशन होनी चाहिए। सारी चीजें कैसे, फुल डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। अगर आप पैसा कैश चेक दे रहे हो तो वो भी चीजें गिवन होनी चाहिए इन द एग्रीमेंट। ओके, मेरे साथ याद करेंगे। फर्स्ट वन इज क्या कि कैश प्राइस होना चाहिए, हायर परचेज प्राइस होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मेंशन होना चाहिए, कोई रिलेटेड बात है जो जरूरी है जो बताना है उसको मेंशन करना चाहिए, और अगर पैसा जा रहा है चेक या कैश में वो चीज फुल डिस्क्रिप्शन के साथ है मौजूद होनी चाहिए। अगेन फिर से, कैश प्राइस, हायर प्राइस, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट मेंशन होनी चाहिए, कोई अगर जरूरी बात है तो वो मेंशन होना चाहिए। ओके, अब राइट क्या है, हायरर के, ठीक है, जो पर्सन गुड्स को हायर करेगा। अब मान लो मेरी कार है, मैंने किसी को हायरिंग के लिए दी है, तो उस पर्सन ने क्या करा, मैंने उसको दे दी, मैंने उसको डिलीवर कर दिया, वो कौन बन गया मेरे लिए, हायरर हो गया, ठीक है। As per the hire purchase agreement, the hirer got the right to return the goods और द टू द वेंडर, ठीक है, उसके पास में राइट होता है कि वो रिटर्न करे गुड्स को। हायर परचेज एक्ट गिव अ राइट ऑफ द हायर, द ओनर, ठीक है, द ओनर, ओनर कैन नॉट टर्मिनेट द हायर परचेज एग्रीमेंट, डिफॉल्ट इन अ पेमेंट of hire purchase due to unauthorized act, breach of express condition, and unless notice regard the writing is given to the hirer. The notice period 1 week where the hire purchase is weekly or less than interval 2 weeks in a case। क्या लिखा है मैडम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। सिंपली चीज ये लिखी हुई है कि हायर परचेज उस जो ओनर है वो हायर परचेज एग्रीमेंट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता है। अगर वहां पे जो है ऐसा कुछ दिखता है, अनऑथराइज एक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन है या फिर वीकली और लेस देन इस तरीके से कोई कंडीशन नजर आ रही है, तभी जो है उसके राइट जो है वो हायरर के हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन द फॉलोइंग केस राइट टू रीपजेस, अगर मान लो पैसा नहीं दिया तो वो रीपजेस कर लेगा, ठीक है, तो हायरर का ये राइट होता है कि वो रीपजेस कर सकता है, ठीक है। उसके पास में क्या राइट होता है कि ओनर से वो गुड्स को ले सकता है, ठीक है, रिसीव कर सकता है, एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा है वो भी वो ले सकता है, ठीक है, हायरर ले सकता है। और इफ द अमाउंट हायर टिल डेट रीपोजेशन ऑफ द गुड्स वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ रीपोजेशन टेकन टुगेदर एग्जिट द हायर परचेज प्राइस और एक्सेस, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे रीपोजेशन हो गया, ठीक है, वहां पे जाकर के उन्होंने गुड्स अपने पास में रख लिया, तो उसका क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके वो फिर से राइट होता है कि वो ले सकता है अपना अमाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट और कैश प्राइस क्या होता है, तो जब गुड्स सोल्ड होता है तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको क्या हम बोलेंगे, एक्सेस प्राइस, और उसी का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जो एडिशनल अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल। द कैश प्राइस विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ एन एसेट, the interest which is revenue nature, since the cash price is capital nature, interest payment is a revenue nature, both the treated in a uh, different manner in the books। cash down payment made immediately after signing of agreement not include a element of interest, ठीक है, जो डाउन पेमेंट होती है उसको क्या ये लोग उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो जीरो कंसीडर करी जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट वहां पे जीरो कंसीडर करा जाता है, भूलना नहीं इस चीज को। अब इंटरेस्ट को कैसे एज सर्टेन कर सकते हैं, कैसे मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट total cash price is installment are given, when the total cash price installment are given but
इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। दो कंडीशन दी हुई है, पहले इन्होंने बोला इंटरेस्ट रेट जो है और कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट तीनों चीज दी हुई है। अगेन फिर से दो कंडीशन दी हुई है, इन्होंने बोला है जब इंटरेस्ट रेट और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट तो तीनों चीजें गिवन है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है टोटल कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट गिवन है लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है। अब इस कंडीशन में आपको एक में तो सारी चीजें गिवन है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो ये वाला पार्ट है यही एग्जाम में आता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट गिवन थी लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन था, तो इसका मतलब हमको इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। when rate of interest and total cash price installment are given, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एंड टोटल कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट अगर गिवन है तो तब क्या करिएगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करिएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा डाउन पेमेंट से। ठीक, कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे करना है, फॉर अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इट इज टू बी कैलकुलेटेड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस और टाइम। The first installment applying the rate of interest should keep view of the made installment, whether installment is annually, half yearly, quarterly. Usually purchase of heavy equipment installment is annually, ऐसा होता है। ठीक है, कैलकुलेट कैश प्राइस इंक्लूडेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड स्टेप। अब इतना कुछ लिखा हुआ है, मैं इन सारी चीजों को नहीं पढ़ के सीधे क्वेश्चन पे आ रही, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन अ हायर परचेज फ्रॉम जेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये ए कौन है, ये है हायर परचेजर, जेड कौन है, वेंडर। ठीक है, समझ में आया। अब ये जनवरी 1989 में क्या हुआ है, इन्होंने क्या करा है, पे करा है 8,000 रुपीज इमीडिएटली एंड एग्री द पेमेंट 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। इन्होंने कहा है हम 3 इंस्टॉलमेंट में जो है पैसा आपको दे देंगे। इन्होंने कहा है कि 8,000 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट रहेंगी ईच एंड एवरी टाइम। 31 दिसंबर को हम इंस्टॉलमेंट हर एक साल में कर देंगे। ठीक है, okay, the cash price of the machine is 29,800. The amount is a charge interest 5%. Calculate the amount of interest paid by the buyer or seller in a every year. अब ध्यान दो, 8,000 रुपए तो उन्होंने इमीडिएट कर दिया था तो इसके ऊपर तो कुछ लगना नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि हर साल हम 8,000 रुपए देंगे। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। द टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस, ये फॉर्मूला याद रख लेना। हायर परचेज प्राइस कैसे, कैश डाउन, अब इन्होंने डाउन पेमेंट कितना करा था, 8,000 रुपए करा था, वही लिखा है हमने। फिर उसके बाद में अब इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट बोली कितनी, 8,000 रुपए की, तो हमने क्या करा 8,000 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 24,000 रुपीज। फिर उसके बाद में अब इनको जोड़ोगे तो 32,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन आपका कैश प्राइस कितना था 29,800 रुपए। जो एक्सेस अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ 32,000 29,800 रुपए, अब ये जो अमाउंट आ गया ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। हम क्या निकाल लेते, हम निकाल लेते टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम मांग रहा है, ये भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला टोटल कैश प्राइस मेरा कितना था, यहाँ पे 29,800 रुपए, डाउन पेमेंट हर साल हम 8,000 रुपए का कर रहे थे, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम 8,000 रुपए। 21,800 रुपए माइनस करने पे आ गया, तो ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट अ टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सिमिलर है, the interest on the first installment outstanding cash price, ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 100, सिंपल। अभी यहाँ पे 21,800 रुपए हमने लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारे पास में 5%। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर चार्ज कर रहा है, ओके 5%।
तो यहाँ पे इन्होंने 5% ये हो गया और ये हो गया अमाउंट, ठीक है, ये निकल आया। अब कैश प्राइस ऑफ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जितना इंटरेस्ट आया है उसमें से इंस्टॉलमेंट में से घटा दो तो आपका कैश प्राइस निकल करके आएगा 6,910 रुपए। ये सिमिलर है, इसी तरीके की अकाउंटिंग टैक्सेशन में भी होती है। और जो ये वाला अगर आपने समझ लिया ना तो आपका टैक्सेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। जब जीएसटी पढ़ोगे आप लोग आगे चल के, मुझी से पढ़ना, मुझी से पढ़ोगे में भी हो सकता है, अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मुझी से पढ़ोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द टाइम ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कैसे कैश प्राइस कैसे निकालना है हमें? पहली चीज है कि जो कैश प्राइस है उसमें से कैश प्राइस बाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करो। अब यहाँ पे कैश प्राइस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,910 रुपए थी, ठीक है, और अमाउंट कितना था? 21,800 रुपए। घटाने पे कितना आएगा? अब 21,800 रुपए कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, ठीक है, 14,890 रुपए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा है? जो ये अमाउंट आया सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, 100, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 8,000 रुपए की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने घटाया तो ये सेकेंड टाइम में आ गया। जो ये अमाउंट आया कैश प्राइस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या 7,255 रुपए यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट माइनस आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे ये अमाउंट लिख दिया एंड यहाँ पे ये, फिर उसके बाद में ये आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है? टोटल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर इज 2,200 रुपीज, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने क्या करा था? यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम 1,090 रुपए और 745 इसको जोड़ा, इसमें से घटा दिया। क्यों? क्योंकि एक ये अल्टरनेटिव मेथड कुछ इस तरीके से है, 365 रुपए आ जाएगा, ठीक। अब वेरिफिकेशन भी कर लो आप, अगर आप इस अमाउंट का, यहाँ पे जो अमाउंट निकाला गया है ये वाला 7,335 रुपए, ठीक है, इसमें का अगर 5% निकालोगे तो 382 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा। अब 382 में से 365 अगर आप घटाते हो तो आपका कितना बचेगा? 17 रुपए बचेगा। डिफरेंस इज स्मॉल, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ फॉलोइंग टेबल वुड बी हेल्पफुल, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ये फोर्थ। अब अकाउंटिंग कैसे करोगे? जब आप इसका कंप्लीट कर लोगे तो अकाउंटिंग भी कर पाओगे। वेट अ मिनट, देखो अकाउंटिंग कैसे करनी है आपको। आपको कॉलम बनाने, पर्टिकुलर, ठीक, टोटल कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट। फिर आपने क्या लिखना है? टोटल कैश प्राइस। अब देखो हमें थोड़ा बहुत याद था, 29,800 रुपए लिखा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की दी? 8,000 रुपए की दी। और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कुछ लगता है? नहीं लगता है, तो हमने यहाँ पे 8,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने माइनस करा तो ये अमाउंट आ गया 21,800 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 6,910 रुपए, हमने कैलकुलेशन ऊपर ही कर ली थी, ठीक। अब 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी, उसमें हमने 21,800 रुपए ये निकाला अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट 5% के हिसाब से निकाला। जो भी अमाउंट आया 8,000 में से अगर हमने घटाया तो देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, ये पॉइंट हटेगा, इसको मैं काट करके लिखे दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रही हूँ। ये अमाउंट को घटाया, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने ये अमाउंट लिख दिया, ठीक। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी? माइनस करा, 8,000 रुपीज सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी। और आपने क्या करा? यहाँ पे 14,900 890 रुपए लिखा, फिर उसके बाद में 745 रुपए लिखा, ठीक। अब यहाँ पे कितना अमाउंट? ये अमाउंट आ गया, ठीक। अब ये अमाउंट क्या करा? आपने माइनस करके लाया, और यही वाला सेम टू सेम अमाउंट जो है आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट में लिखा,
ठीक है, सेम टू सेम 8,000 रुपये पे करे और फिर 365 हो गया। और आपने क्या करा, यही अमाउंट, क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर में क्लोजिंग हो गई। ठीक है, थर्ड ईयर में क्लोजिंग हो गई। ओके, तो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन इजी था, ये इसी तरीके से होना है, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर आप इलस्ट्रेशन 1 को लेकर के चलते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट एलिमेंट ईच इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि हायर परचेज प्राइस 32,000 हो गया, जिसमें कि 8,000 का इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ये अमाउंट हो गया, कैश प्राइस 29,800 हो गया, डाउन पेमेंट 8,000 हो गई है। तो आप किस तरीके से निकालिएगा? तो 29, सबसे पहली चीज है कि आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, टोटल प्राइस दे दिया है। ठीक है, आपने क्या करा है, 29,800 में ये 2,200 आ गया। अब इसको लेकर के चलना है, कैसे लेकर के चलना है? पहली चीज है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 24,000 रुपये हमने लिखा, कैसे लिखा, देखो यहाँ पे जो अमाउंट आया है, ये 3 × 8, तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। ठीक, हमने 24,000 लिख दिया। अब इसमें क्या है, देखो 32,000 में से 8,000 रुपये आप घटाओगे तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पहले 3 साल का यहाँ पे मिलेगा, तो 24, 24 × 3 इक्वल्स टू, ओके, ओके, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे जो 2,200 रुपये आया है, इसके ऊपर इन्होंने क्या है, 3 महीने में, और फिर ये कैसे 6 से इन्होंने डिवाइड करा है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा है, ये अमाउंट को निकाला है, 1,100 रुपये आया है। ठीक है, और ये रेशियो बनाए हैं इन्होंने, यहाँ पे रेशियो बनाए, जैसे कि 24, इन्होंने 24 लिया है, फिर इन्होंने यहाँ पे 16 लिया है, और ये इन्होंने 8 लिया है। तो ये जो नंबर है इनको इग्नोर करना आप लोग। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि यहाँ पे करा कितना, यहाँ पे अमाउंट कितना आया, ये आ गया। फिर उसके बाद में 2,200 रुपए का अगर दूसरे साल देखो तो 6 महीने के हिसाब से उन्होंने किस हिसाब से निकाला है, यहाँ पे अमाउंट निकाला है 733। और वहीं अगर 8,000 के हिसाब से देखो तो आपका इतना अमाउंट आएगा, और ये एक एक महीने उसके हिसाब से निकाला है। तो ये टोटल कितना, 2,200 रुपये आ गया, और इसका टोटल कितना आ गया, 48 आ गया। कैसे, रेशियो निकाला है इन्होंने। You will observe that amount of the interest of each installment calculated the ratio help ratio almost same the calculated given ratio of interest। ठीक है, अगर हम देखें 24, 16, 8, इसको और अच्छे से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3:2:1 के रेशियो में आ जाएगा। सिंपल, इन्होंने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस क्वेश्चन को। जब आप लोग एग्जाम में करके आना तो प्लीज 3:2:1। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें लिखा हुआ है, रेणुका परचेज मशीन ऑन January 1, 1986
ऑन अ हायर परचेज बेसिस 5,000 रुपीज पेबल। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डाउन पेमेंट कितनी करी गई है? 930 रुपए की। एट अ फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट कितनी? 1,426। सेकंड में कितनी है? 1,804 रुपए। थर्ड में कितनी है? 840। इंटरेस्ट कितना है? 5%। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैश प्राइस निकालना है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है ईच इंस्टॉलमेंट में। इजी है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करा है। लास्ट में कितनी थी इंस्टॉलमेंट? 840 थी। ठीक है, 840 रुपए। ठीक है, और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या करा है, 840 का 5% निकालो। ठीक है, इसमें यहाँ पे कैसे करते हैं, इसमें कुछ ऐसे करते हैं जैसे कि जो प्राइस होता है यहाँ पे प्राइस इंटू इंटरेस्ट रेट 5%, और जो 100 होता है उसमें इंटरेस्ट रेट जोड़ देते हैं। क्लियर? इतना ही करना है बस आपको। यहाँ पे 105 से ये करोगे तो 40 आ जाएगा, तो आपने 40 लिख दिया, फिर आपने घटा दिया। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका 1,804 रुपए का था। अब आपने क्या करा, 1,000 यहाँ पे माइनस करा। ठीक, आप यहाँ पे क्या करा, आपने इनको जोड़ा। ठीक है, आपने इनको जोड़ा, यहाँ पे इसको प्लस करा। अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट लेस करना है। कैसे करना है, ये जो अमाउंट लिखा है उसी में 5% और 105 से डिवाइड करा तो 124 आ गया, ये माइनस आपने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद में आपने क्या करा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लिया 1,426 रुपए। 1,026 रुपए में क्या करा आपने, यहाँ पे ये अमाउंट डन कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद में इंटरेस्ट यहाँ पे आपने यहाँ पे रखा, और ये देखो ये इंटरेस्ट भी ऐसे ही आया जैसे ऊपर आया था, ये माइनस कर दिया आपने। यहाँ पे 930 रुपए जो डाउन पेमेंट थी वो आपने दिखाई, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है 930 रुपए डाउन पेमेंट। राइट, ये हो गया। और फिर उसके बाद में आपने क्या करा, वो अमाउंट क्या करा, जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। अब इसमें क्या करो, इस वाले कॉलम में 40, 40 प्लस 124 प्लस 186 रुपए जब जोड़ोगे आप, 40 प्लस 124 और 186 जोड़ने पे आएगा 350 रुपए। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें इन्होंने नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप भी एक्सप्लेनेशन देंगे। सो टोटल कैश प्राइस इज 4,650 रुपए, टोटल इंटरेस्ट इज 350 रुपए। Note, this calculation can be verified by the followed the procedure given a calculation of interest on each installment when a cash price installment, down payment and rate of interest are given. अब ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन अ बुक्स ऑफ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन अ बुक्स ऑफ द परचेजर। अब परचेजर कौन है पहले तो ये समझो। जो पार्टी होती है उसमें दो पार्टीज होती हैं, लाइक एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती है। ठीक है, यू नो दैट देयर आर टू पार्टीज ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट, वेंडर एंड अ परचेजर। परचेजर वो होता है जो परचेज करता है, वेंडर वो होता है जो सेल करता है। ठीक है, both these party have to maintain books of accounts record of all transaction relating the particular hire purchase. Before the explaining accounting record, let's first see have the information is required for a recording of the hire purchase transaction in a books of account.
लिस्ट ऑफ आइटम रिक्वायर्ड फॉर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एस फॉलो। सबसे पहले आपको क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ परचेज मेंशन होनी चाहिए एंड डाउन पेमेंट मेंशन होना चाहिए। डेट विच इज इंस्टॉलमेंट बिकम डन, कौन सी डेट में होंगी। अब मान लो जैसे आज की डेट में मैंने कुछ हायर परचेज पे लिया और वो डन होगा 2026 में, तो ये डेट मैंने मेंशन कर दी। ठीक। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, अभी क्लोजर ऑफ अकाउंट, लाइक जैसे कि अगर 31 मार्च को मेरा क्लोज होता है तो मैं क्लोजर लिखूंगी। ठीक है, क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं, क्लोजर ऑफ अकाउंट। कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, नंबर, अमाउंट, मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट, लाइक जैसे चेक या कैश या इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, rate of interest, rate of depreciation, method of depreciation. Let us now see the accounting record are maintained in the books of purchase. ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। व्हेन अ असेट इज रिकॉर्ड एट अ फुल कैश प्राइस, असेट इज रिकॉर्डेड इन द कैश प्राइस एक्चुअली पेड। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी व्हेन द असेट रिकॉर्डेड एट अ फुल कैश प्राइस। अगर फुल कैश प्राइस में तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बार में आ गया है। ठीक है, व्हेन द असेट इज परचेज ऑन हायर, अब देखो यहाँ पे जो भी असेट परचेज करते हैं तो हम कौन सी एंट्री लिखते हैं, असेट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। यहाँ पे क्या, हायर वेंडर का नाम लिख देने का। ठीक, समझ में आया। with a total cash price, asset account debit with to higher vendor। ठीक है, for cash down payment higher vendor debit, higher vendor debit, जब कैश डाउन पेमेंट होगा तब हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे, क्यों, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हायर वेंडर जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल बोलता है कि डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो पाने वाला कौन, पर्सन, हायर वेंडर। बैंक अकाउंट कैसे, अब बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो रूल कहता है कि बिजनेस में जो भी असेट बाहर जाती हैं हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर दिए। ठीक है, सिंपल रूल लगाएंगे, जो रूल लगाएंगे वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। when the first installment become due interest account, अब देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको ड्यू करनी है, इनको इत्तला करना है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है, तब क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल बोलता है ऑल एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस आर डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। और हायर वेंडर परचेज, हायर वेंडर जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट साइड ये बोलता है क्रेडिट द गिवर, तो हमने उसको गिव कर दिया। ठीक, ड्यू करने की एंट्री। व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, अब जो भी इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो किसको करी है, सेलर को करी है, मतलब वेंडर को करी है। तो हायर वेंडर का डेबिट, हायर वेंडर का जो है वो कौन, पाने वाला इंसान कौन, हायर वेंडर। तो इस वजह से हमने पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, और बैंक अकाउंट जो है हमारा रियल अकाउंट है, तो जितना भी बिजनेस से एसेट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, हायर वेंडर अकाउंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो हर एक अकाउंटिंग पीरियड में आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। डेप्रीशिएशन की एंट्री सेम होती है जैसे हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, जैसे हमने 12th क्लास में पढ़ी थी। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लग रहा है, असेट पे लग रहा है। ठीक है, और डेप्रीशिएशन डेबिट इसलिए करा गया क्योंकि ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। For transfer of interest and depreciation, profit and loss, profit and loss account debit टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, ये इस तरीके से ट्रांसफर करते टाइम में हम ये एंट्री करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक सुनो।
अगर आपने ये सारी एंट्री को अच्छे से पढ़ लिया तो आप परचेजर की एंट्री कर पाओगे। देखो कैसे। देखो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो आप लोग। अपोजिट एंट्री करनी, इतना ध्यान रखना बस, जब जब परचेजर की बुक में करा जाएगा, ठीक है। देखो, एबीसी परचेज ऑन अ 1 of January 1886, sorry 1986, machine from a XYZ Limited under the hire purchase system payment under the 3 annual installment 2412 रुपीज वुड बी पे। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट में बोला है 2412 रुपए को पेड करने के लिए। देयर इज नो डाउन पेमेंट एंड कैश प्राइस 6000 रुपीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10% एंड डेप्रिसिएशन इज 20%। वुड बी चार्ज द स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, सो मच जानकारी। इसको क्या करना है आप लोगों को, एक नोट बना लेना है, जिसको साइड में आप लोग वर्किंग नोट बोलते हो, फुट नोट बोलते हो, फुट नोट बोलते हो, ठीक है। फुट नोट में आपको ये सारी डिटेल्स लिख लेनी है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इतनी सारी जो डिटेल्स हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, वर्किंग नोट्स बिफोर एक्सप्लेनिंग या सोल्यूशन क्वेश्चन, ठीक है। द सोल्यूशन, तो डेट ऑफ परचेज जैसे कि इन्होंने लिख लिया है, डेट ऑफ परचेज जनवरी 1986, नो डाउन पेमेंट। अब इनको कोई डाउन पेमेंट नहीं हुआ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे एक चीज बोली है कि डेट ऑफ परचेज जनवरी 1 1986, नो डाउन पेमेंट, लाइक जैसे कि अगर मैंने ये चीज बोली है तो यहाँ पे अगर कहीं देखो तो आपका कहीं भी डाउन पेमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर मान लो पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है, ताकि जब आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको पता लग जाए कि आपको ये चीज नहीं मिली थी, ठीक है। तो वो एक बार हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होने वाली है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1987 और 88 तक। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर पे ही अपना क्लोजर कर देते हैं। कैश प्राइस 6000, हायर परचेज प्राइस 2412 रुपीज इंटू 3 इंस्टॉलमेंट, और ये अमाउंट आ गया। नंबर ऑफ अमाउंट, मोड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कैसा है, जैसे कि 2412 रुपए ईच पेबल एनुअली, ठीक है, ये चीज इन्होंने मेंशन कर दी। इंटरेस्ट रेट 20%, सॉरी 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन 20%। मेथड स्ट्रेट लाइन। अब इतनी सारी जानकारी अगर आपको मिल गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन में एंट्रीज याद रखनी, पहली चीज तो डेट डालो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट 6000, ठीक है। कैसे अमाउंट आया, यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश प्राइस इज 6000 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू XYZ 600 रुपीज, कैसे पता चला, 6000 का 10% निकाला। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1200, कैसे, 6000 इंटू 20% इंटू 100, 1200 रुपीज, ठीक। XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या अमाउंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट गई है इतनी अमाउंट की, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने दिखाया कैसे, यहाँ पे जो इन्होंने अमाउंट यहाँ पे आया है 1200 रुपये और 600 रुपये, इसको इन्होंने यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने 418 रुपए कैसे निकाला है, जो 4188 रुपए था उस पे इन्होंने वो लगाया है। अब देखो कैसे लगाया है, इन्होंने क्या करा है, 6000 में से माइनस करा है, ठीक है।
2,412 रुपए माइनस करा है। ओके, वेट अ मिनट। 4,188 रुपए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। 4,188 रुपए इन्होंने, अच्छा ओके। तो देखो, 7,236 रुपए में से अगर हम 2,412 रुपए माइनस करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 में से एक 2 हो जाएगा। दो दो में 12 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट जो है, इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है, ये आपका, मैं बताऊंगी कैसे आया है। इसके पहले देखो, सेकेंड ईयर में कितना 1,200 रुपए लगा था, फिर उसके बाद में आपने पेमेंट कितनी करी, इतनी करी। ठीक है, 1,200 रुपए और 418 रुपए को यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आपने लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपने फिर से 2,194 रुपए पे अमाउंट 10% लगाया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये अमाउंट ऐसे लिखा गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पे कैसे आया, ये वाला अमाउंट जिसको हम बोल रहे थे 418 वाला अमाउंट। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, कुछ छोड़ तो नहीं रहा है। 3 इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट करनी है। ठीक है, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया होगा। फाइव में से 4 जाएगा, 1,820 रुपये बचेगा। ओके, ये वाली एंट्री थोड़ा रोक करके रखो। इसका जो अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर से आया है, मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए अब क्या, आपको लेजर बनाना आता ही है, आपने लेजर बनाया ही है। ठीक है, लेजर बन जाएगा। और क्या। हम्म, और यहाँ पे क्रॉसिंग भी आ गई है क्वेश्चन की। ठीक है, देखो इन्होंने क्या करा है, ये वाली जो एंट्री 418 वाली नहीं समझ में आ रही थी ना, वो अब समझ में आ जाएगी। देखो, इन्होंने 2,412 रुपए की इंस्टॉलमेंट रखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने मशीनरी 6,000 की रखी थी, उसमें इन्होंने इंटरेस्ट लगाया, हो गया 6600, और उसमें से जब घटाया तो इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद में ये अमाउंट यहाँ पे क्रॉस हुआ और बीडी बन गया, ब्रॉड डाउन बन गया। फिर उसके बाद में 4,188 रुपए आ गया, इंटरेस्ट कितना 418, और ये यहाँ पे समअप किया गया, इसमें से फिर से घटाया गया। तो अभी अभी ये क्या अमाउंट हो जाएगा, ये यहाँ से बीडी हो गया, ब्रॉड डाउन हो गया। और ये यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट लगाया इन्होंने, कितने परसेंट का, 10% का।
तो ये अप्रोक्स इनका 219 आ रहा था, इन्होंने 218 रखा, पॉइंट को हटाया है और ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। अब मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप लेजर और जर्नल साथ साथ बनाना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर वर्किंग नोट कुछ इस तरीके से इन्होंने डन करी है। ठीक है, लेकिन हमारा तो बिना वर्किंग नोट के हो गया। अच्छा देखो, when the asset is recorded at a cash price actually paid। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे जब एसेट परचेज करी जाती है तो वो क्या अमाउंट जो है वो एंट्री नहीं करी जाती है उसकी। किसमें एंट्री करी जाती है? जब डाउन पेमेंट बनाई जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पेड कर दिया है। ऐसे हम हायर वेंडर का नाम लिखते हैं, लेकिन अभी हम हायर वेंडर का नहीं लिखेंगे। बाकी सारी एंट्रीज जितनी भी देख रहे हो आप, सब सेम ही दिख रही है आपको। ठीक है, वो मैं नहीं बता रही। सेम टू सेम एंट्री यहाँ पे करी गई है इलस्ट्रेशन 6 को लेकर के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करना। अब यहाँ से आपका हायर परचेज वाला पार्ट पूरा हो गया है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसी को पढ़ना है। मैं इसका जो ये पीडीएफ है ये मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब अपडेट आती रहती हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज है कि जो भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एनईपी कोर्स या नॉन एनईपी कोर्स और किसी भी सेमेस्टर से हैं या एफिलेटेड कॉलेज से हैं, अगर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा न्यू चैनल लॉन्च हो गया जिसे लखनऊ गुरुकुल कहते हैं, और लखनऊ गुरुकुल को आप लोग जाकर के एक बार विजिट करो। प्रीवियस वाली वीडियो वहां पे पड़ी हुई है और आप वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इसी के साथ साथ हमारा सारथी बैच चल रहा था, जिसमें कि हम बीकॉम थर्ड स्टूडेंट फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके साथ में क्लास ली थी। उनकी डिमांड पे हमने रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट करा है। मेरा नाम मुस्कान है। मेरा बीकॉम एमकॉम जो है वो एलयू से ही हुआ है, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है कि एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो कि मेरे साथ में को एजुकेटर है मानसी। मानसी का भी एमकॉम एलयू से ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और बीकॉम की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। आपको हमारे एप्लीकेशन में 3 फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपका सिलेबस जो है वो पीवाईक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम के एंडिंग तक आपको जितनी भी यहाँ पे गाइडेंस है मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो हमारे इस रिवीजन लेक्चर से भी जुड़ सकते हो। आप लोगों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। आप लोगों का 13 तारीख को एग्जाम है और अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। एग्जाम के टाइम में आपको आपका टाइम जो है वो सही तरीके से यूज करना है, वेस्ट नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन को आकर के कॉन्फिडेंस में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कि आपसे होगा होगा, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल के लिए 20 मिनट सफिशिएंट रखिए। अगर उससे ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप उसको स्विच करके दूसरा क्वेश्चन करिए, नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा और आपको पूरा थ्योरी पार्ट लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है कैलकुलेशन पार्ट में। अपना कैलकुलेटर ले करके जाइएगा, वहां पे जब काम कीजिएगा तो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि जितने भी स्टूडेंट मेरे पढ़ाए हुए हैं और मेरे नहीं पढ़ाए हुए हैं उन सभी को बेस्ट विशेस कि आप लोग का पेपर अच्छा हो। और वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगी है तो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई भी चीज आपको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास में जब ये वीडियो डिलीवर होगी तो आप लोग मुझे इमीडिएट बताना बाय द वे ऑफ व्हाट्सएप या एप्लीकेशन डाउट सॉल्विंग सेशन से, तो मैं आपको उस चीज को समझा दूंगी। थैंक यू सो मच।